मुगल दरबार के सबसे चर्चित किस्सों में से एक हैं राजा अकबर और बीरबल की कहानियां। ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य और बुद्धिमानी से परिपूर्ण हैं। आज हम जिस कहानी की चर्चा कर रहे हैं, वह खेत का बंटवारा है। एक सीधा सा मामला, लेकिन जब उस पर बुद्धिमत्ता की कसौटी रखी गई, तो उसने दरबार के सभी दरबारियों को चौंका दिया। अध्याय 1 दरबार का दिन। एक दिन सम्राट अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे विचारमग्न थे। मौसम सुहावना था, परंतु सम्राट का मन किसी गहरे विचार में डूबा था। तभी बीरबल दरबार में आए और अपने नियमित अंदाज में झुककर बोले, सलामत रहें हुजूर, क्या आज का दिन कुछ अधिक गंभीर है? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल आया है। आज्ञा दीजिए महाराज। मान लो किसी किसान की मृत्यु हो गई है और उसके 2 पुत्र हैं। किसान की एक ही जमीन है, एक बड़ा सा खेत। दोनों बेटे खेत के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे हैं। अब तुम बताओ कि खेत का न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे होगा? बीरबल ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, महाराज, उत्तर दूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है? मुझे एक दिन का समय दीजिए और इस खेत का निरीक्षण करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, अनुमति मिल गई। अध्याय 2 खेत का मुआयना। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ खेत पर पहुंचे। वहां पर दोनों पुत्र पहले से मौजूद थे। एक का नाम रामू और दूसरे का श्यामू था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। रामू, मैं बड़ा हूं, मुझे आधा नहीं बल्कि अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। श्यामू, बड़े हो तो क्या हुआ, काम तो मैंने भी उतना ही किया है। बीरबल ने उन्हें शांत किया और कहा, मैं यहां बंटवारा करने आया हूं, लेकिन पहले खेत की हालत देखनी होगी। खेत सूखा था, फसलें बहुत पुरानी थीं और जमीन में दरारें थीं। बीरबल ने आसपास के गांव वालों से खेत के इतिहास के बारे में जानकारी ली। पता चला कि पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने खेत की देखभाल नहीं की। उन्होंने उसे यूं ही छोड़ दिया था। बीरबल मुस्कराए, उन्होंने दरबार लौटने का मन बना लिया। अध्याय 3 दरबार में फैसला। तीसरे दिन दरबार फिर से सजा। बीरबल अकबर के समक्ष उपस्थित हुए। अकबर बोले, तो बीरबल, खेत का बंटवारा हो गया। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, खेत बांटना तो तब संभव है जब कोई उसे संजोए। यह खेत तो निर्जीव है। जमीन बंजर हो चुकी है, न कोई हल चला, न पानी डाला गया और न कोई श्रम। दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, यदि कोई वस्तु निष्क्रिय हो जाए तो उसमें न्याय बांटना भी निष्फल होता है। खेत को पहले पुनर्जीवित करना होगा। और वह कैसे होगा? अकबर ने पूछा। दोनों पुत्रों को 6 महीने के लिए खेत सौंपा जाए। वे उसमें मेहनत करें, बीज बोएं, पानी दें, और जो हिस्सा ज्यादा उपज देगा वही हिस्सा उसका होगा। दरबार में सन्नाटा था। यह न्याय की नई मिसाल थी। अध्याय 4 6 महीने बाद। 6 महीने बीते। खेत हरा भरा हो गया था। दोनों भाइयों ने दिल लगाकर मेहनत की थी। अब वे एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ बैठकर भोजन करते थे। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और पाया कि दोनों ने खेत को 2 हिस्सों में बांटकर उसमें मेहनत की थी। एक हिस्सा थोड़ी अधिक उपज दे रहा था, रामू का। लेकिन बीरबल ने कहा, तुम दोनों ने मेहनत की है, लेकिन अब तुम खुद निर्णय करो कि क्या बांटना है। रामू और श्यामू ने देखा कि लड़ाई से बेहतर है साझेदारी। उन्होंने खेत को बांटने के बजाय साझा खेती करने का निश्चय किया। अध्याय 5 बीरबल की समझ।
बीरबल ने बाद में अकबर से कहा, महाराज, जमीन जैसी भी हो, उसमें जान तब आती है जब इंसान उसमें श्रम और सहयोग डाले। खेत हो या रिश्ता, बंटवारे से बेहतर होता है विश्वास। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और दरबार में ऐलान किया, बीरबल जैसे मंत्री हर सम्राट को नसीब नहीं होते। नैतिक शिक्षा। एक, मेहनत के बिना अधिकार की मांग व्यर्थ है। दो, बांटना तभी उचित होता है जब वस्तु का कोई मूल्य हो। तीन, समझदारी और न्याय बुद्धिमत्ता से आता है, क्रोध से नहीं। चार, मिल बांटकर चलना जीवन को बेहतर बनाता है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी झगड़े का हल केवल न्याय में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और व्यवहारिक समझ में है। खेत का बंटवारा केवल जमीन की कहानी नहीं है, यह जीवन के हर उस पहलू की प्रतीक है जहां बंटवारे की बजाय समर्पण और समझौता बेहतर होता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का पीडीएफ फॉर्मेट, नाट्य रूपांतरण या शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। बस बताएं। यह कहानी बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और समस्या सुलझाने की क्षमता पर आधारित है। यह पूरी तरह से कल्पनात्मक है, लेकिन अकबर बीरबल की शैली में रची गई है। कहानी किसानों की लड़ाई, बीरबल का निपटारा प्रारंभ। एक बार की बात है, सम्राट अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी दो किसान हरनाम और बलवंत एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दरबार में पहुंचे। हरनाम बोला, महाराज, यह बलवंत मेरा खेत हड़पना चाहता है। बलवंत बोला, झूठ बोलता है, यह खेत हमारे बाप दादाओं का साझा था। मैंने ही उसमें मेहनत की है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है तुम्हारे न्याय की एक और परीक्षा आ गई है। बीरबल सिर झुकाकर बोले, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा। बस एक दिन का समय दीजिए। अध्याय 1, खेत की जांच। अगली सुबह बीरबल हरनाम और बलवंत के साथ खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा, खेत उपजाऊ था, उसमें फसलें खड़ी थीं। लेकिन खेत की एक सीमारेखा पर दोनों पक्ष दावा कर रहे थे। हरनाम बोला, देखो, यह आधा भाग मेरा है। बलवंत बोला, नहीं, तुमने पिछले साल कोई काम नहीं किया। मैंने खुद बुआई की है। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और खेत के मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बलवंत ने सच में खेत में अधिक काम किया, पर बीज हरनाम ने खरीदे थे। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, समस्या जटिल है, पर हल संभव है। अध्याय 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले दोनों इस खेत में उपस्थित हों। अगली सुबह जब हरनाम और बलवंत खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत में एक बड़ा बक्सा रखा था। उस पर लिखा था, जिसका खेत है वही इस बक्से को खोले। दोनों किसान आश्चर्यचकित थे। वे बक्से की ओर बढ़े, लेकिन तभी बीरबल वहां पहुंचे और बोले, बक्से को खोलने से पहले एक परीक्षा है। उन्होंने एक नौकर को बुलाया जिसने 2 बैल लाकर सामने बांध दिए। इन बैलों से खेत जोतिए और फसल काटने का नाटक कीजिए। हरनाम और बलवंत दोनों तैयार हो गए, परंतु जैसे ही हल चलाना शुरू किया गया, हरनाम ने कहा, ये बैल थके हुए हैं, मैं अपने बैल लाता हूं, और चला गया। बलवंत अकेले हल चलाता रहा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखा आपने, कौन खेत से अधिक जुड़ा है। अध्याय 3, अंतिम निर्णय। बीरबल ने अकबर के सामने सब कुछ बताया। महाराज, खेत का मालिक वही होना चाहिए जिसे जमीन से प्रेम है, न कि स्वार्थ।
उन्होंने आगे कहा, बलवंत ने श्रम किया, खेत की देखभाल की। हरनाम ने केवल दावा किया, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिखाया। अकबर ने सहमति जताई। उन्होंने बलवंत को खेत सौंपा और हरनाम को कुछ मुआवजा राशि दी। लेकिन बीरबल ने एक अंतिम सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम उन्हें साझेदार बना दें? एक के पास जमीन का अधिकार था, दूसरे के पास श्रम। साथ मिलकर ये बेहतर उपज ला सकते हैं। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने आदेश दिया कि दोनों को साझेदार बनाकर फसल का लाभ बांटने की व्यवस्था की जाए। नैतिक शिक्षा। एक, स्वार्थ से अधिक मूल्य भावना और श्रम का होता है। 2, झगड़ों का हल लड़ाई नहीं, समझदारी और साझेदारी से होता है। 3, सही न्याय वही है जो सबकी भलाई को ध्यान में रखे। इस तरह बीरबल ने एक और जटिल विवाद का समाधान चतुराई से किया। दरबार में उसकी चतुरता की प्रशंसा हुई और सम्राट ने उसे राज्य का सच्चा न्यायाधीश घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब विवाद हो तो हमें बीरबल की तरह धैर्य, निरीक्षण और समझदारी से समस्या का समाधान करना चाहिए। किसानों का बंटवारा, अकबर का न्याय भूमिका। मुगल सम्राट अकबर केवल अपने पराक्रम और साम्राज्य विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी विख्यात थे। उनके दरबार में जब भी कोई जटिल विवाद आता, वे उस पर गहन सोच और न्याय से निर्णय करते थे। ऐसी ही एक कहानी है किसानों का बंटवारा, जिसमें 2 किसान एक ही खेत पर दावा करते हैं। जब समस्या जटिल हो गई तो सम्राट अकबर ने खुद उसमें हस्तक्षेप किया। अध्याय 1, 2 किसान एक खेत। अवध प्रांत के पास के एक गांव में धनीराम और रघुनंदन नामक 2 किसान रहते थे। दोनों मध्यम वर्गीय थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार। गांव की सीमा पर एक उपजाऊ खेत था जिसे पहले दोनों के पिता मिलकर जोतते थे। जब पिता की मृत्यु हुई तो खेत का कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ। समय के साथ यह खेत विवाद का विषय बन गया। धनीराम का कहना था कि उसके पिता ने अंतिम समय में खेत उसे सौंपा था, जबकि रघुनंदन का दावा था कि उन्होंने वर्षों से खेत पर मेहनत की है। विवाद इतना बढ़ गया कि पंचायत भी निर्णय नहीं कर पाई। अंततः दोनों ने दिल्ली जाकर बादशाह अकबर से न्याय मांगने का निश्चय किया। अध्याय 2, दरबार में उपस्थित। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जब धनीराम और रघुनंदन ने अपनी शिकायत दरबार में रखी तो पूरा दरबार सुनने को एकत्र हुआ। धनीराम बोला, महाराज, यह खेत मेरे पिता का था। उन्होंने इसे मेरे नाम कर दिया था। रघुनंदन ने उत्तर दिया, महाराज, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं वर्षों से उसमें हल चला रहा हूं, फसल काट रहा हूं। खेत मेरी मेहनत का प्रमाण है। अकबर ने दोनों की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, यह मामला कठिन है, लेकिन इसमें समाधान अवश्य होगा। हमें किसी की भावना और मेहनत का अपमान नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, इस खेत के बंटवारे का न्यायपूर्ण हल खोजो। अध्याय 3, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने किसानों को खेत पर बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने खेत को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन असमान रूप से। एक हिस्सा बड़ा और उपजाऊ था, जबकि दूसरा छोटा और थोड़ा पत्थरीला। फिर बीरबल ने कहा, अब आप दोनों अपनी अपनी पसंद के हिस्से का चयन करो। धनीराम ने तुरंत उपजाऊ भाग की मांग की, जबकि रघुनंदन ने कहा, यदि मेरे भाग में पत्थर भी हों, मैं उसमें भी मेहनत कर सकता हूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, बस मुझे मिल गया न्याय का आधार। उन्होंने दरबार लौटकर निर्णय सुनाया। धनीराम भूमि में रुचि रखता है,
लेकिन उसकी आत्मा में श्रम की भावना नहीं। रघुनंदन भूमि के प्रति निष्ठावान है। वह बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकता है। अध्याय 4 अकबर का अंतिम फैसला। अकबर ने दोनों पक्षों को फिर बुलाया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुमने न्याय कर दिया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने भूमि नहीं बल्कि मनुष्यों का मूल्यांकन किया है। अकबर ने फैसला सुनाया। खेत का 2/3 भाग रघुनंदन को मिलेगा। धनीराम को शेष भाग मिलेगा, लेकिन उसे रघुनंदन के साथ कार्य करना होगा। दोनों 3 वर्षों तक साझेदारी में काम करेंगे और फिर परिणाम के आधार पर नया बंटवारा किया जाएगा। नीराम क्रोधित हुआ, लेकिन बीरबल ने समझाया, यदि तुम सच में खेत के अधिकारी हो तो श्रम से उसका प्रमाण 2 अध्याय 5 परिणाम और परिवर्तन। 3 वर्षों में दोनों ने खेत को खूब संवारा, परंतु धीरे धीरे धनीराम को समझ में आ गया कि खेत पर अधिकार जमीन से नहीं, मेहनत से मिलता है। रघुनंदन ने उसे अपने साथ खेत के हर कार्य में भागीदार बनाया। 3 साल बाद दोनों ने अकबर को पत्र लिखा, महाराज, अब हम दोनों खेत को मिलकर ही चलाना चाहते हैं। आपके न्याय ने हमें मित्र बना दिया है। अकबर ने दरबार में पत्र पढ़कर कहा, न्याय वही जो विवाद को मित्रता में बदल दे। बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध किया कि बुद्धि तलवार से तेज होती है। नैतिक शिक्षा। एक वास्तविक अधिकार मेहनत से सिद्ध होता है, ना कि दावे से। 2 झगड़ों का हल बंटवारे में नहीं, समझदारी और सहयोग में है। सच्चा न्याय वह है जो दोनों पक्षों को सम्मानित करे। समझौता और सहभागिता किसी भी समाज की नींव होती है। कहानी किसानों का बंटवारा केवल एक जमीन के विवाद की कथा नहीं है। यह जीवन के उस गूढ़ सत्य की व्याख्या है कि अधिकार और संपत्ति से बड़ा है संबंध, और मेहनत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। अकबर और बीरबल ने न केवल न्याय किया, बल्कि 2 जीवनों को जोड़ने का काम भी किया। यह कहानी इतिहास से प्रेरित होते हुए भी पूर्ण रूप से रचनात्मक और नैतिक शिक्षा देने वाली है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि, साहस, रणनीति और शांति के मूल्यों को दर्शाना है। कहानी अकबर और राजा प्रतापदत्त की लड़ाई। अध्याय 1 शुरुआत। एक चुनौती। सम्राट अकबर के शासन का समय था। उनका साम्राज्य दिन ब दिन फैल रहा था। वे चतुर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट थे। किंतु देश के दक्षिण में एक राज्य था, नरवगढ़, जिसका शासक था राजा प्रतापदत्त। वह वीर, स्वाभिमानी और अपने राज्य की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानने वाला योद्धा था। जब अकबर ने अपने सेनापति के हाथों नरवगढ़ को एक संधि प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें, तो राजा प्रतापदत्त ने साफ इनकार कर दिया और साथ में एक पत्र भी भेजा। राजा वही होता है जो अपनी भूमि की रक्षा करे। अधीनता मेरी संस्कृति नहीं। यह पत्र जब अकबर ने पढ़ा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 2 युद्ध की तैयारी। अकबर ने सोचा, यदि प्रतापदत्त युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह प्रतापदत्त हमारे आदेश की अवहेलना कर रहा है। क्या हमें युद्ध करना चाहिए? बीरबल बोले, महाराज, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले एक बार और शांति का प्रयास करें। अकबर ने एक प्रस्ताव और भेजा, अगर प्रतापदत्त संधि करे तो हम नरवगढ़ को स्वतंत्र राज्य मानेंगे। लेकिन प्रतापदत्त ने उत्तर दिया, जो तलवार से नहीं डरता वह समझौते से भी नहीं डरता। अब युद्ध अवश्यंभावी था। अध्याय 3 युद्ध का आरंभ। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नरवगढ़ की सेना छोटी थी पर जोशीली। मुगल सेना बड़ी और संगठित थी। युद्ध 3 दिनों तक चला।
पहले दिन नरवगढ़ की सेना ने आश्चर्यजनक प्रतिरोध किया। दूसरे दिन मुगलों ने गढ़ की बाहरी दीवारें तोड़ दीं। तीसरे दिन युद्ध भीषण रूप ले चुका था। बीच युद्ध में बीरबल ने देखा कि दोनों ओर के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल रहा। अध्याय 4 बीरबल की चतुराई। बीच युद्ध के एक रात बीरबल छिपे रूप में राजा प्रतापदत्त के गढ़ में पहुंचे और गुप्त रूप से उनसे भेंट की। बीरबल बोले, राजा प्रतापदत्त, आप वीर हैं, लेकिन आपके सैनिक थक चुके हैं। क्या आप अपने प्रजाजनों की जान की कीमत पर गौरव चाहते हैं? प्रतापदत्त बोले, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, आप आत्मसमर्पण न करें, पर एक प्रस्ताव स्वीकार करें। आप स्वतंत्र रहेंगे, पर मुगल साम्राज्य के मित्र बनेंगे। आपसे न कर वसूला जाएगा, न शासन छीना जाएगा। राजा थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि यह प्रस्ताव ईमानदार है तो युद्ध समाप्त हो सकता है। अध्याय 5 संधि और शिक्षा। अगले दिन युद्ध बंद हो गया। अकबर और प्रतापदत्त के बीच संधि हुई। अकबर ने प्रतापदत्त की वीरता का सम्मान किया और नरवगढ़ को स्वतंत्र सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। दरबार में अकबर ने घोषणा की, प्रतापदत्त ने तलवार से नहीं, अपने आत्मगौरव और साहस से हमें जीत लिया। राजा प्रतापदत्त ने भी कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की उदारता ने मुझे शांति का महत्व समझाया। वीरता केवल युद्ध में नहीं, समझौते में भी होती है। शांति युद्ध से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। राजा वही जो अपने लोगों के प्राणों की रक्षा करे। बुद्धि और संवाद तलवार से बड़ी विजय दिला सकते हैं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चे नेतृत्व की पहचान युद्ध नहीं, बल्कि शांति के लिए उठाया गया बुद्धिमत्ता भरा कदम होती है। अकबर ने यह दिखा दिया कि एक सम्राट में अहंकार नहीं, सहनशीलता होनी चाहिए। और बीरबल ने फिर साबित किया कि एक योग्य सलाहकार से बड़ा कोई योद्धा नहीं। यह कहानी अकबर बीरबल की शैली में होगी, जिसमें मजदूर की कठिनाई और बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय होगा। बीरबल की कहानी इस दूर की मजबूरी। भाग 1 एक छोटे गांव का मजदूर। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के राज्य में एक छोटा सा गांव था, नाम था सोनपुर। यहाँ के लोग मेहनती और सरल थे। गांव के बाहर एक बड़ा खेत था, जहां कई मजदूर काम करते थे। उनमें से एक थे रामू, जो अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालते थे। रामू के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह दिन भर खेत में काम करता, फिर भी उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि खाने पीने और बच्चों की देखभाल में मुश्किल होती। गांव में कुछ अमीर जमींदार भी थे, जो मजदूरों का शोषण करते थे। भाग 2 मजदूर की समस्या। एक बार रामू के मालिक ने उसकी मजदूरी कम करने का फैसला किया। रामू ने अपनी बात रखी, पर मालिक ने अनसुना कर दिया। यह देखकर गांव के मजदूर चिंतित हो गए। अगर मजदूरी कम हुई तो हम कैसे जिएंगे, मजदूरों ने एक साथ कहा। लेकिन कोई समाधान नहीं था। भाग 3 बीरबल का दरबार। यह खबर सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, गांव के मजदूरों की हालत जानो और देखो कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि वह सोनपुर गांव जाएं और मजदूरों की समस्या को समझें। भाग 4 गांव में बीरबल। बीरबल ने एक साधारण कपड़े पहना और गांव पहुंच गए। उन्होंने मजदूरों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और खेत के मालिक से भी बात की। मालिक ने कहा, मैं मेहनत करने वालों को उनके योग्य से अधिक देता हूं। मैं कैसे उनकी मजदूरी बढ़ाऊं? बीरबल ने कहा, मालिक, आपकी मर्जी,
लेकिन अगर मजदूर खुश नहीं होंगे तो काम भी नहीं होगा। भाग 5 बीरबल का न्याय। बीरबल ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने मजदूरों और मालिक को साथ बुलाया। बीरबल ने कहा, मजदूर मेहनत करते हैं और मालिक जमीन देते हैं। दोनों का सम्मान होना चाहिए। मैं एक न्यायपूर्ण रास्ता बताता हूं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मजदूरों की मेहनत के अनुसार मजदूरी तय की जाएगी और मालिक को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह मजदूरों का सम्मान करे। भाग 6 समाधान और बदलाव। मालिक और मजदूर दोनों ने बीरबल की बात मानी। मजदूरी उचित हुई और मजदूर खुश हुए। गांव में सुख शांति आई। सम्राट अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से न्याय किया। नैतिक शिक्षा। मेहनत का सम्मान करना चाहिए। न्याय तभी होता है जब सभी की बात सुनी जाए। समझदारी और संवाद से समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल की कहानी मजदूर की मजबूरी भाग 2। अध्याय 1 मजदूरों की बढ़ती मुश्किलें। सोनपुर गांव में बीरबल के न्याय के बाद मजदूरों की हालत थोड़ी सुधरी थी। मालिक ने मजदूरी बढ़ाई थी, लेकिन वह समस्या खत्म नहीं हुई थी। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम थीं। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान भी नहीं था। रामू ने सोचा, मजदूरी से तो जीवन चलता है, पर हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अध्याय 2 बीरबल की वापसी। यह सुनकर बीरबल फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि केवल मजदूरी बढ़ाने से समाधान नहीं निकला। बीरबल ने कहा, हमें गांव के विकास के लिए काम करना होगा ताकि मजदूरों का जीवन स्तर सुधर सके। उन्होंने गांव वालों से कहा, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अध्याय 3 सामूहिक प्रयास। गांव के लोग बीरबल की बात से प्रेरित हुए। जमींदारों ने भी कुछ जमीन स्कूल और अस्पताल के लिए दान की। मजदूरों ने मिलकर स्कूल बनाने की योजना बनाई। रामू और उसके साथी बच्चों को पढ़ाने लगे। बीरबल ने भी अकबर को इस योजना के बारे में लिखा और सम्राट ने इसके लिए धन दिया। अध्याय 4 कठिनाइयों का सामना। पर काम इतना आसान नहीं था। कुछ अमीर जमींदार और लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्होंने विकास कार्यों में बाधा डाली। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि यदि हम साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अध्याय 5 सफलता और समृद्धि। धीरे धीरे स्कूल बना, स्वास्थ्य केंद्र खुला और गांव में खेल के मैदान भी तैयार हुआ। बच्चों के चेहरे पर खुशी आई और गांव में जीवन की खुशबू फैल गई। मजदूरों का जीवन बेहतर हुआ, वे ज्यादा खुश और स्वस्थ रहने लगे। अध्याय 6 सम्राट अकबर की प्रशंसा। जब बीरबल ने अकबर को गांव की स्थिति के बारे में बताया तो सम्राट बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल न्याय किया बल्कि लोगों के जीवन को संवार दिया। नैतिक शिक्षा। न्याय सिर्फ पैसा बांटने से नहीं होता, बल्कि जीवन स्तर सुधारने से होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, सभी का विकास समाज की असली तरक्की है। कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी विस्तार से संवादों और घटनाओं के साथ पूरा करूं? या किसी खास तरह की कहानी या शैली में लिखूं? अध्याय 1 गांव में नया उत्सव। सोनपुर गांव अब खुशहाल हो चुका था। स्कूल खुल गया, स्वास्थ्य केंद्र भी और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी। बीरबल की बुद्धिमानी और गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी।
गांव वालों ने सोचा कि अब एक बड़ा उत्सव मनाना चाहिए जिससे सबका मनोबल बढ़े और एकता और भी गहरी हो। रामू ने सुझाव दिया, चलिए हम मेहनत और खुशी का त्योहार मनाते हैं। अध्याय 2 बीरबल का मजेदार सुझाव। बीसलपुर गांव के एक ठिठोली और बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल ने कहा, अच्छा है, लेकिन त्योहार में सिर्फ खाना पीना नहीं, खेलकूद और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी होनी चाहिए। सबने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी परीक्षा में तो हम फेल हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अरे डरिए मत, यह परीक्षा मजेदार होगी, जिसमें जो जीतेगा वही असली विद्वान होगा। अध्याय 3 बुद्धिमानी और हंसी के खेल। त्योहार की शुरुआत हुई। बीरबल ने 3 मजेदार खेलों की योजना बनाई। एक तुकबंदी प्रतियोगिता, जहां सभी को तुरंत तुकबंदी करनी थी। 2 जुगनू पकड़ना, अंधेरे में जुगनू पकड़ना। 3 पहेली समाधान, बीरबल ने मजेदार पहेलियां दी। पहली प्रतियोगिता में गांव वाले खूब हंसे और मजे किए। रामू ने भी तुकबंदी में सबको हंसाया। अध्याय 4 जुगनू पकड़ने का मजा। दूसरी प्रतियोगिता जुगनू पकड़ने की थी। सबने कंधे पर हाथ रखकर अंधेरे में जुगनू पकड़ने की कोशिश की। बीरबल ने धीरे धीरे जुगनू पकड़ा और कहा, देखो, असली जीत वही है जो धैर्य और चतुराई से मिले। लेकिन गांव के नटखट बच्चे तो जुगनू पकड़ने के बजाय एक दूसरे पर पानी छिड़काने लगे, जिससे पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। अध्याय 5 पहेली और हंसी का ठहाका। अंत में बीरबल ने पहेलियां दी। ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती तो नहीं पर सबको सुनती है? सभी सोच में पड़ गए। एक बच्चा बोला, माँ। सब हंस पड़े। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि माँ सब बातों को सुनती है, फिर चाहे वह कहें या ना कहें। अध्याय 6 जीत और दोस्ती। त्योहार खत्म होते होते गांव वाले एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रामू ने कहा, बीसरी चीज है जो हमें जोड़ती है, वो है हंसी और समझदारी। बीसलपुर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है, कल फिर मिलेंगे नई पहेलियों के साथ। सम्राट अकबर का संदेश। अकबर ने यह उत्सव सुना और दरबार में कहा, बीरबल की बुद्धिमानी और गांव वालों की एकता ने न केवल जीवन सुधारा बल्कि हंसी खुशी भी दी। यही सच्ची तरक्की है। जीवन में बुद्धिमानी के साथ साथ हंसी भी जरूरी है। उत्सव और खेल से समाज में भाईचारा बढ़ता है। कठिनाइयों के बीच मनोरंजन मन को हल्का करता है। अगर आप चाहें तो मैं इस भाग को और भी विस्तार से संवादों और मनोरंजक घटनाओं के साथ लिख सकता हूं। क्या आपको यह पसंद आया? भाग 4, जिसमें कहानी के भावुक और दुखद पहलुओं को बढ़ाया गया है ताकि कहानी में गहराई और संवेदनशीलता आए। भाग 4 दुख और संवेदनशीलता से भरपूर। अध्याय 1 कठिनाइयों की वापसी। सोनपुर गांव में कुछ समय के लिए खुशियां आई थीं, लेकिन जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे फिर से मुश्किलों की ओर मुड़ गई। खेतों में बारिश कम होने लगी और फसलें बर्बाद होने लगीं। मजदूरों की मजबूरी फिर बढ़ने लगी। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसकी मेहनत के बावजूद घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा था। बच्चे भूखे सोते थे और बीमार पड़ने लगे। अध्याय 2 बीरबल का दुखद समाचार। एक दिन बीरबल गांव पहुंचे और देखा कि गांव का माहौल भारी उदासी से घिरा हुआ है। वे खुद भी बहुत दुखी हुए। रामू ने बताया, बीसलपुर साहब, हमने सब कुछ किया पर प्रकृति की मार के आगे हम नतमस्तक हैं। बीसलपुर बीरबल ने कहा, यह दुख का समय है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए।
अध्याय 3 बीमारी और अभाव। गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चों और बूढ़ों की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में दवाइयों की कमी थी। मजदूरों के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू की छोटी बेटी गीता बीमार हो गई। रामू बेचैन था, लेकिन उसके पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। अध्याय 4 अकबर का आदेश। यह खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि वह सोनपुर पहुंचकर मदद करें। बीरबल ने अकबर को गांव की स्थिति का पूरा वर्णन किया। सम्राट ने कहा, हमारे प्रजाजन की तकलीफ सुनकर मेरा हृदय टूट गया। तुरंत सहायता भेजो और बीमारों के लिए दवाइयों का इंतजाम करो। अध्याय 5 संघर्ष की कहानी। बीमारों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन गांव के लोग कमजोर हो चुके थे। रामू हर दिन बीरबल के पास आता और कहता, बीसलपुर साहब, हम मजबूर हैं। जीवन कठिन है, पर उम्मीद नहीं खोई। बीसरी बीरबल ने रामू को हिम्मत दी और गांव के लोगों को जोड़ा। अध्याय 6 दुख के बीच आशा। बीसरी बीरबल ने गांव में खाने के लिए अनाज बांटा और बीमारों के इलाज का प्रबंध किया। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। रामू की बेटी गीता ठीक होने लगी। गांव में पुनः उम्मीद की किरण दिखाई दी। समापन। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर धैर्य और साहस से हर दुख को हराया जा सकता है। बीरबल और अकबर की मदद से सोनपुर ने फिर से जिंदगी की राह पकड़ ली। नैतिक शिक्षा। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एकता और मदद से हर संकट का सामना किया जा सकता है। सच्ची ताकत विपत्ति में हिम्मत और धैर्य में होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस दुखद और संवेदनशील भाग को और भी विस्तृत कर सकता हूं, जिसमें पात्रों के और भावनात्मक पहलू आएं। क्या आपको यह पसंद आया? भाग 5 अपना हक। यह भाग मजदूरों की हक की लड़ाई और बीरबल की बुद्धिमानी पर आधारित है। बीरबल की कहानी, मजदूर की मजबूरी। भाग 5 अपना हक। अध्याय 1 वापस शुरू हुई लड़ाई। सोनपुर गांव के मजदूर, जिनकी पहले बीरबल की मदद से जिंदगी में सुधार आया था, अब फिर से अपने अधिकारों के लिए लड़ने को मजबूर थे। जमींदारों ने उनकी मजदूरी घटा दी थी और काम के घंटे बढ़ा दिए थे। रामू और अन्य मजदूर इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहने वाले थे। वे समझ गए थे कि अब उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। 2 बीरबल से सलाह। मजदूरों ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, अपने हक के लिए लड़ना साहस का काम है, लेकिन हमें यह लड़ाई समझदारी और संयम से लड़नी होगी। उन्होंने मजदूरों को संगठित किया और कहा, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, न कि हिंसा की। अध्याय 3 गांव में आंदोलन। मजदूरों ने जमींदारों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपने हक की मांगों के पोस्टर बनाए और गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। जमींदार परेशान हो गए और मजदूरों को डराने धमकाने की कोशिश करने लगे। अध्याय 4 अकबर की सुनवाई। सम्राट अकबर को इस आंदोलन की सूचना मिली। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करें और न्याय करें। बीसरी बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और सभी की बातें सुनी। अध्याय 5 न्याय का फैसला। बीरबल ने निष्पक्षता से मामले की जांच की और आदेश दिया कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, काम के घंटे सीमित किए जाएं और मजदूरों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। यह फैसला सभी के लिए न्यायसंगत था। अध्याय 6 जीत और नए शुरुआत। मजदूरों ने अपनी लड़ाई जीत ली। वे खुश थे कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और न्याय पाया।
रामू ने कहा, हमें अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा साहस समझदारी और संयम के साथ अपने हक के लिए लड़ना है। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन हमेशा शांति और समझदारी से। न्याय सबका अधिकार है। एकता और सही मार्ग से ही अन्याय को रोका जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और विस्तार से संवादों, पात्रों और घटनाओं के साथ लिखूं? बीरबल की कहानी मजदूर की मजबूरी, भाग 6, सर्वोत्तम न्याय। अध्याय 1, न्याय की मांग। सोनपुर गांव में मजदूरों ने अपनी लड़ाई जीती, लेकिन अभी भी कई विवाद शेष थे। जमींदार और मजदूर दोनों ही चाहते थे कि बीरबल ऐसा फैसला ले जो सबके लिए सही हो। समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था। अध्याय 2, बीरबल का न्यायालय। बीरबल ने गांव में एक न्यायालय स्थापित किया, जहां सभी पक्षों को बुलाया गया। मजदूरों, जमींदारों, गांव वालों और अन्य लोगों ने अपनी अपनी बातें रखीं। बीरबल ने सभी की बात ध्यान से सुनी और पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। अध्याय 3, समझदारी और संतुलन। बीसलपुर बीरबल ने कहा, न्याय का अर्थ केवल किसी एक पक्ष को जीतना नहीं है, बल्कि सभी के हितों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने सुझाव दिया कि मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाए, काम के घंटे सीमित किए जाएं और जमींदारों को भी उनकी जमीन की सुरक्षा मिले। अध्याय 4, समाधान के उपाय। बीसलपुर बीरबल ने गांव के विकास के लिए कई उपाय सुझाए। खेती के नए तरीके अपनाने के लिए प्रशिक्षण, मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, जमींदारों और मजदूरों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा। अध्याय 5, सबकी सहमति। सभी पक्षों ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया। गांव में फिर से शांति और समृद्धि आई। मजदूर खुश थे, जमींदार संतुष्ट थे और गांव का विकास तेजी से हुआ। रामू ने कहा, बीरबल ने हम सबके लिए ऐसा न्याय दिया जो सबको स्वीकार्य हो। अध्याय 6, सम्राट अकबर की प्रसन्नता। जब अकबर को बीरबल के न्याय के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, यह सबसे उत्तम न्याय है जहां सभी को सम्मान मिले और समाज में शांति बनी रहे। नैतिक शिक्षा। सर्वोत्तम न्याय वह है जो सभी पक्षों के हितों को संतुलित करे। न्याय में समझदारी, धैर्य और सभी की बात सुनना जरूरी है। सहयोग और संवाद से समाज में शांति बनी रहती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस भाग को और विस्तार से लिखूं या इसमें कोई और तत्व जोड़ूं? यहाँ प्रस्तुत है एक रोमांचक और रहस्यमयी अकबर बीरबल की कहानी, सुरंग का रहस्य, भाग 1। यह कहानी कल्पनाशीलता, बुद्धिमानी और रोमांच से भरपूर है। अकबर बीरबल की कहानी, सुरंग का रहस्य, भाग 1। अध्याय 1, महल के नीचे से आती आवाजें। कल दिन अकबर के भव्य महल में अचानक हलचल मच गई। रात्रि के तीसरे पहर कुछ सैनिकों ने महल के पश्चिमी हिस्से से अजीब-अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई जमीन के नीचे चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। अगली सुबह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो इस रहस्य को सुलझाएगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, इस सुरंग का रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा। अध्याय 2, सुरंग का पता चलता है। बीरबल ने सबसे पहले उन सैनिकों से बात की जिन्होंने रात को आवाजें सुनी थीं। उन्होंने बताया कि दीवार के पास जमीन कुछ ढीली लग रही थी। बीरबल ने उस स्थान की खुदाई करवाई। वहां एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे एक सुरंग की ओर जा रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सुरंग पुरानी लगती है, शायद महल के निर्माण काल की। अकबर ने आदेश दिया,
बीरबल, इस सुरंग में जाकर पता लगाओ कि यह कहाँ जाती है और ये आवाजें क्यों आ रही हैं। अध्याय 3, सुरंग में प्रवेश। बीरबल ने 4 विश्वसनीय सैनिकों और एक मशाल के साथ सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी। बीच बीच में दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र थे जो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी कहते लग रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि कुछ चूहे भाग रहे हैं और एक जगह ताजे कदमों के निशान थे। बीरबल ने रुककर सैनिक से कहा, किसी ने हाल ही में यहां से गुजरने की कोशिश की है। अध्याय 4, पहला संकेत। सुरंग के अंदर उन्हें एक जगह एक पुराना लोटा, कुछ सूखे फल और एक रेशमी कपड़ा मिला जो शायद किसी राजघराने का हो सकता था। बीरबल सोच में पड़ गए। कोई चोर तो नहीं, या कोई दरबारी जो इस रास्ते से कुछ छिपाना चाहता है। उन्होंने उस कपड़े को अपने साथ रखा। फिर अचानक सुरंग 2 रास्तों में बंट गई, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। बीरबल ने कहा, हम दाईं ओर चलेंगे। बाएं रास्ते में गंध सड़ी हुई है, शायद कोई जानवर मरा पड़ा हो। अध्याय 5, दीवार के पीछे की आवाज। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने दीवार के पीछे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। कोई बोल रहा था, राजकोष तक पहुंचना अब मुश्किल नहीं। बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया और दीवार के पीछे की दरार से देखा, कुछ लोग चुपचाप खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 6, बीरबल की योजना। बीरबल ने फौरन अपनी योजना बनाई। वे चुपचाप वापस लौटे और अकबर को सारी स्थिति बताई। अकबर चौंक गए। तो कोई हमारे ही महल के नीचे से खजाना लूटने की योजना बना रहा है। बीरबल बोले, महाराज, अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, पर अगली रात हम जाल बिछाएंगे। भाग 1 समाप्त। जारी रहेगा अगली कड़ी में। बीरबल कैसे पकड़ता है चोरों को? क्या सुरंग का अंत राजकोष तक जाता है? और असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है? क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग भी लिखूं? या इसे नाटक, कविता या कहानियों की श्रृंखला में बदल दूं? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अकबर बीरबल की कहानी, सुरंग का रहस्य, भाग 2, कठिन सच्चाई। इस भाग में बीरबल को न सिर्फ खजाने की चोरी की साजिश का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे एक ऐसी सच्चाई से भी पर्दा हटाना पड़ता है जो चौंकाने वाली होती है। बीरबल की कहानी, कठिन सच्चाई। अध्याय 1, रात की योजना। अकबर के आदेश पर महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार रात के तीसरे पहर सुरंग के बाहर सैनिकों को छुपा दिया और स्वयं 2 सैनिकों के साथ सुरंग में उतर गए। सभी ने सांसें रोके इंतजार किया। कुछ ही समय बाद वही धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। आज रात काम पूरा होना चाहिए। खजाना हमारे हाथ में होगा। बीरबल ने आंखों से संकेत दिया और धीरे धीरे आगे बढ़े। अध्याय 2, चौंकाने वाला दृश्य। दीवार की दरार से झांकते हुए बीरबल को दिखे 3 लोग। पर जैसे ही उन्होंने उनमें से एक का चेहरा देखा, बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि महल का ही एक वरिष्ठ दरबारी रईस खान था, जिसे सम्राट अकबर बहुत मानते थे। बीरबल बुदबुदाया, यह तो गद्दारी है। अध्याय 3, गहरी साजिश। बीरबल ने चोरी की योजना की हर बात ध्यान से सुनी। रईस खान महल की गुप्त सुरंगों का उपयोग करके राजकोष से कीमती रत्न निकालने वाला था। साथ में उसके 2 विश्वासी जो बाहर के व्यापारी थे। साजिश बड़ी थी। उन्होंने खजाने को नकली संदूक से बदलने की योजना बनाई थी ताकि पता भी न चले कि चोरी हो चुकी है। अध्याय 4, कठिन सच्चाई।
सुरंग से लौटने के बाद बीरबल ने पूरी बात सम्राट अकबर को बताई। अकबर को यकीन नहीं हुआ। रईस खान, जो मेरे साथ वर्षों से है, तुम शायद गलती कर रहे हो बीरबल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं जानता हूं यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही सत्य है। अकबर की आंखों में गुस्से और दुख का मिश्रण था। उन्होंने कहा, कल उसे दरबार में बुलाया जाए। अध्याय 5 दरबार में न्याय। अगले दिन रईस खान दरबार में आया। पहले तो उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने उस सुरंग में की गई बातचीत की गवाही दी और वहां से बरामद रेशमी कपड़ा दिखाया जिस पर रईस खान की मुहर थी, तो वह चुप रह गया। मैं मजबूर था। मुझे धन चाहिए था। मेरी हालत। अकबर ने गुस्से में कहा, राजभक्ति का अर्थ सिर्फ वफादारी नहीं, ईमानदारी भी होता है। अध्याय 6 कठिन पर न्यायपूर्ण निर्णय। रईस खान को पद से हटाया गया और गुप्तचर विभाग ने बाकी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बीरबल ने सुरंग को बंद करने का सुझाव दिया, जिसे सम्राट ने तुरंत स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से कहा, कभी कभी सच्चाई बेहद कठिन होती है, लेकिन सच्चा न्याय उसी से जन्म लेता है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, आंखों के आंसू निकल सकते हैं, पर सच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग 2 समाप्त। अगला भाग। भाग 3 राज जो जमीन के नीचे था। जहां सुरंग के एक और मोड़ पर बीरबल को मिलेगा एक नया रहस्य जो इतिहास के पन्नों को हिला देगा। नैतिक शिक्षा। कभी कभी सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन न्याय उसी में छिपा होता है। रिश्तों से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति। राजा वही सच्चा होता है जो अपनों की भी गलती पर आंखें न मूंदे। आप चाहे तो मैं भाग 3 भी लिख सकता हूं। क्या शुरू करूं? बीरबल की कहानी, सुरंग का रहस्य, भाग 3 लंबा रास्ता। यह भाग रहस्य, रोमांच और खोज से भरा हुआ है, जहां बीरबल न सिर्फ सुरंग की दूसरी शाखा में प्रवेश करते हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच के बेहद करीब पहुंचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, भाग 3 लंबा रास्ता। अध्याय 1 अधूरी तलाश। रईस खान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, मगर बीरबल की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। सुरंग में एक और रास्ता था, बाईं ओर मुड़ने वाला, जिसे उन्होंने उस दिन छोड़ दिया था। अब वो उस अधूरे रास्ते की ओर लौटने का निश्चय करते हैं। महाराज, उस दूसरे रास्ते में कुछ तो है, एक रहस्य जो अब तक छिपा है। बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, लेकिन सतर्क रहना। जो रास्ता लंबा होता है उसमें मुसीबतें भी ज्यादा होती हैं। अध्याय 2 बाईं ओर का मोड़। बीरबल 4 सैनिकों और मशालों के साथ फिर से सुरंग में उतरे। बाईं ओर का रास्ता पतला और बेहद लंबा था। उसमें गंध थी, न सड़न की, बल्कि कुछ पुरानी धूल भरी दीवारों की जो इतिहास की कहानियां कह रही थीं। चलते चलते उन्हें दीवारों पर प्राचीन लेख मिले, संस्कृत और फारसी में कुछ शिलालेख। एक सैनिक बोला, यह तो बहुत पुराना लगता है, शायद इस महल के बनने से भी पहले का। अध्याय 3 बंद दरवाजा। 3 घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद बीरबल और उसकी टोली को एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर खुदा हुआ था, जहां इतिहास दबा है वहां तक पहुंचने के लिए सत्य की कुंजी चाहिए। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया यह कोई तिलिस्मी दरवाजा था जो बुद्धिमत्ता से ही खुलेगा। दरवाजे के बगल में 3 चिन्ह बने थे। एक तलवार, 2 एक दीपक, 3 एक पलड़ा तराजू। बीरबल मुस्कराए और बोला, न्याय, प्रकाश और बल, पर इनमें सर्वोत्तम क्या है?
उन्होंने दीपक के चिन्ह को दबाया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अध्याय 4 भूले हुए इतिहास का रास्ता। दरवाजे के पीछे एक और सुरंग थी, संकरी लेकिन साफ और सीधी। चलते चलते बीरबल को एक छोटा सा कक्ष मिला, जिसमें मिट्टी की मूर्तियां, पुराने सिक्के और एक लकड़ी की संदूक थी। संदूक खोलने पर उन्हें एक हस्तलिखित पांडुलिपि मिली, जिस पर लिखा था, यह धरोहर है चंद्रगुप्त मौर्य के काल की, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए छिपा दिया गया था। बीरबल स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर थी। अध्याय 5 लंबा रास्ता, बड़ी सीख। बीरबल ने वह पांडुलिपि और कुछ सिक्के साथ लिए और सुरंग से लौट आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यह केवल एक खजाना नहीं था, यह हमारे अतीत का ज्ञान है, जो लंबा रास्ता तय करके हमें मिला है। अकबर ने वह हस्तलिखित पांडुलिपि खुद पढ़ी और आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी खोज हमारे इतिहास को फिर से जीवित करेगी, बीरबल। अध्याय 6 सीख। अकबर ने आदेश दिया कि उस सुरंग को एक संग्रहालय में बदल दिया जाए, ताकि भावी पीढ़ियां भी जान सकें कि देश का अतीत कितना गौरवशाली रहा है। बीरबल बोले, लंबा रास्ता हमेशा थकाता है, पर उसका अंत अक्सर सबसे कीमती होता है। भाग 3 समाप्त। अगला भाग, भाग 4 साजिश की परछाइयां, जहां एक गुप्त हस्ताक्षर से बीरबल को पता चलता है कि अभी खतरा टला नहीं है। नैतिक शिक्षा। इतिहास और ज्ञान की खोज आसान नहीं होती, लेकिन उसका मूल्य अनमोल होता है। बुद्धिमानी से चलाया गया रास्ता हमें केवल मंजिल ही नहीं, बल्कि नई दिशा भी देता है। कभी कभी सच्ची जीत धन नहीं, ज्ञान और सीख होती है। अब प्रस्तुत है बेहद रोमांचक और रहस्य से भरपूर अगला भाग। अध्याय 1 अधूरा सच। बीरबल ने जब इतिहास की पांडुलिपि अकबर को सौंपी तो सम्राट बेहद खुश हुए, पर बीरबल की आंखों में अब भी संदेह की झलक थी। महाराज, इस पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर एक नाम उकेरा गया है, जफर। परंतु यह नाम आज के किसी भी ज्ञात इतिहासकार या सैनिक से नहीं मिलता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह नया खतरा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ नाम नहीं, ये एक संकेत है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। अध्याय 2 आधी रात की दस्तक। अगली रात महल के पश्चिमी द्वार पर एक अजनबी ने दस्तक दी। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, मैं जानता हूं उस सुरंग के रहस्य का वो हिस्सा जो बीरबल भी नहीं जानते। उसके पास एक पुराना नक्शा था, जिसमें सुरंग का एक और गुप्त मार्ग दर्शाया गया था, एक मार्ग जो सीधे राजमहल के सिंहासन कक्ष के नीचे समाप्त होता था। अध्याय 3 खोला गया नया रास्ता। बीरबल को जैसे ही सूचना मिली, वह फौरन उस अजनबी से मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति था, पर उसकी आंखों में चौंकाने वाली तेजी थी। उसने कहा, मेरा नाम हमीद जफर है। मेरे पूर्वजों ने इस सुरंग को बनाया था, लेकिन इसे कभी पूरा करने नहीं दिया गया। बीरबल ने तुरंत एक जांच दल के साथ नक्शे पर दिखाए स्थान पर खुदाई करवाई और एक नया दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, इस द्वार को केवल वह खोल सकता है जो सत्य से डरे नहीं। अध्याय 4 प्राचीन चेतावनी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से तीव्र हवा का झोंका निकला। चारों तरफ गहरी नक्काशी थी और बीचों बीच एक पत्थर की पटिया रखी थी, जिस पर लिखा था, यदि सिंहासन के नीचे का सत्य उजागर हो गया तो सम्राट की सत्ता हिल सकती है। बीरबल स्तब्ध रह गया।
क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है जो इतिहास में दफन कर दी गई? अध्याय 5 होनी की अनहोनी। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते ही बीरबल और सैनिकों को एक बड़ा पत्थर का हाल मिला और वहां एक कंकाल मिला जिसके हाथ में एक राजचिह्न था। पांडुलिपि और चिन्ह के अनुसार यह पुराने समय के किसी अपदस्थ राजवंश के शासक का था जिसे गद्दी से हटाकर मौर्य युग में भुला दिया गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, इसका अर्थ यह है कि अकबर जिस भूमि पर शासन कर रहे हैं वहां एक और राजा का खून बहा था और उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। तभी वहां एक पत्थर हिला और जमीन थरथरा उठी। अध्याय 6 खतरे की आहट। बीरबल ने सभी को पीछे हटने को कहा। उस गुप्त कक्ष के खुलते ही महल की ऊपरी दीवारों में दरारें आने लगीं। अकबर तक संदेश पहुंचा। एक अनहोनी घट सकती है यदि सुरंग का रहस्य और खोला गया। सम्राट ने बीरबल से पूछा, क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि हमने सच्चाई से मुंह मोड़ा तो कल यही अनदेखा अतीत हमारे वर्तमान को निगल जाएगा। भाग 5 हक का युद्ध। जहां बीरबल को न सिर्फ सत्य को उजागर करना है बल्कि सत्ता, इतिहास और न्याय के बीच एक कठिन निर्णय भी लेना होगा। अतीत की अनदेखी भविष्य के लिए विनाश बन सकती है। सत्य को दबाना असंभव है, चाहे वह कितनी भी पुरानी जमीन में